हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 का भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें हमारी बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। हमारा आवास, हम सभी के पास अपना अपना आवास है। जैसे कि हमारा घर, वैसे ही मानव जाति का आवास क्या है? पृथ्वी है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा आज का सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में, सौर मंडल के बारे में, सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है, ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी क्या है, चंद्रमा क्या है, शुद्ध ग्रह और उल्कापिंड, ये सब क्या है। चलिए, तो हम पढ़ते हैं सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी एक अलग ही दिख जाती है। सूर्य के तीसरे नंबर पे क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ हमारी पृथ्वी सौर मंडल में स्थित है। स्थित अर्थात यहाँ पे वो अपनी कक्षा में घूमती रहती है। ठीक है, आगे हम बात करें सौर मंडल के ही बारे में। छोटे छोटे तारे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें तो सौर मंडल में क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के पे कभी दिन कभी रात होता है। इन सब का जो कह सकते हैं, इन सब का जो इन सब का क्रेडिट किसको जाता है? सौर मंडल में होने वाली प्रक्रियाओं को। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि कभी चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है तो कभी नहीं दिखाई देता है, कभी दिन होती है तो कभी रात होती है। आसमान में छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, जबकि सूर्य भी एक तारा है लेकिन वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसके पीछे का कारण ये है कि वो हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। ठीक है, जो हमारा सौर मंडल है उसमें जो सूर्य है, चंद्रमा है तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में हमें दिखती हैं, चमकती हुई दिखती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, जैसे कि सूर्य। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जो तारे हैं उनके पास भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। चूंकि वो हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हैं तो वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। और जिसे भी जो ये जिनके पास ऊष्मा है, ये जो तारे हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में उनमें गैस उत्सर्जित करते हैं। और इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारा, और सूर्य भी एक तारा कहा जाता है। ठीक है, सूर्य को भी एक तारा कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड, जो मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं तथा जिसे सौर परिवार का नाम भी दिया जाता है। सूर्य के बारे में यदि हम बात करें तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ है? केंद्र में स्थित है और इसके चारों तरफ ग्रह हैं। ठीक है, तो सूर्य सौर मंडल के बीच में स्थित है, केंद्र में स्थित है, और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। आगे देखें तो सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमारी पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं है। पृथ्वी जो प्रकाशित होती है वो एकमात्र सूर्य के प्रकाश के कारण होती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि भले ही ये सबसे नज़दीक का तारा है लेकिन फिर भी ये पृथ्वी से बहुत दूर है। यदि हम इसकी दूरी की बात करें तो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये दूर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दूरी होगी। तो इसका हमें जो ऊर्जा है वो इतनी महसूस नहीं होती। ग्रह के बारे में हम बात करें तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार हैं। सबसे पहला जो है वो बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पर आती है, फिर है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, आगे देखें तो सौर मंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। आपने पीछे देखा होगा, ये देखिए,
यहाँ पे देखिए इस तरीके से सभी ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और ये अपनी धुरी पर इसी तरह से कंटिन्यू घूमते रहते हैं, जिसके कारण जो हलचल होती है पृथ्वी पर वो सभी इसी के कारण होती है। आगे बात करें तो सूर्य बुध, जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में यह केवल 88 दिन लगाता है। हमारी पृथ्वी कितने दिन लगाती है? 365 डेज, और लीप वर्ष में 366। इसके पीछे भी एक कारण है, ठीक है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसकी आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, लेकिन इस पर ये नहीं कह सकते कि हम जीवन मौजूद है, अर्थात मानव जीवन इस पे हो सकता है, यह नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक 2006 के बाद से प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता और इसको बोने ग्रहों की संज्ञा दी गई है, तो इसको बोना ग्रह माना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा आवास है, मानव जाति का आवास है, और यह ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह है, ठीक है। तो इस पे हम बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, ठीक है। ये गोल तो है, ये गोल है, लेकिन ध्रुवों पर, ध्रुव क्या होते हैं, यहाँ पे जो ये मैं पॉइंट बना रही हूँ ये ध्रुव कहलाते हैं। नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुवों पर यह थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भू आब कहा जाता है। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का एक सबसे अद्भुत ग्रह है और इस पर अद्भुत अद्भुत प्राणी निवास करते हैं, जैसे कि हम और आप, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीले रंग की क्यों दिखाई पड़ती हैं? चूँकि पृथ्वी के 1/4 भाग जो है उस पर तो स्थल है, लेकिन जो 3 भाग है पृथ्वी का उस पर क्या है? जल उपस्थित है। क्या है? जल उपस्थित है, और जल की उपस्थिति के कारण ही ये हमें नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से देखने पर। बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। देखिए, आइए हम वहीं उसी पिक्चर पे जाते हैं। जैसे ये सभी ग्रह हैं, ठीक है, ये आपको पृथ्वी के पास दिख रहा होगा चंद्रमा, है ना। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये चंद्रमा आपको दिख रहा है पृथ्वी के पास, ठीक है। सूर्य के ये सभी उपग्रह आप कह सकते हैं क्योंकि ये इसकी चक्कर लगाते हैं। वैसे ही पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? इकलौता चंद्रमा है, और आप इसका आकार भी देख सकते हैं। ऐसे ही सभी ग्रहों के पास अपने अपने उपग्रह हैं जो उनका चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और जो सौर मंडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे वो बृहस्पति के पास देखने को मिलेंगे। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है, अर्थात यदि पृथ्वी इतनी है तो चंद्रमा का कितना भाग होगा? इतना, इतना बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे अन्य ग्रह से खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा नज़दीक है ना। और इसकी जो दूरी है हम वो भी देख लेते हैं। पृथ्वी से इसकी लगभग दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सूर्य कितनी दूर था? 15 करोड़, है ना। और आप देखिए ये कितना है? 3 लाख, तो कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आगे देखिए उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं
जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मानव निर्मित भी उपग्रह होते हैं। ठीक है, हम जो ये नेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम टेलीविज़न देख पा रहे हैं, तो ये किस वजह से देख पा रहे हैं? मानव निर्मित उपग्रहों की वजह से। यह कृत्रिम पिंड है और ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। चंद्रमा की हम चक्कर की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। आगे बात करें उपग्रहों के बारे में, हमारे सौर मंडल में जो है प्राकृतिक प्राकृतिक जो उपग्रह हैं वो हैं 185। ठीक है, कृत्रिम तो बहुत है लेकिन जो प्राकृतिक है वो 185 हैं। यदि हम बात करें बृहस्पति के बारे में तो सौर मंडल में 5वें स्थान पर उपस्थित बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, जिनकी संख्या आप ये ध्यान दीजिएगा 79 ज्ञात है, जिनमें मुख्य उपग्रह जो हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है। ये जो 4 उपग्रह आपको देखने को मिल रहे हैं, देखिए देखने में कितने सुंदर हैं और अद्भुत हैं। ये 4 ग्रह बृहस्पति के हैं जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रह कहलाए जाते हैं। बाकी उपग्रहों की हम बात करें तो कुछ मेन है, ये देखिएगा। गैनीमेड जिसकी हम बात कर चुके हैं बृहस्पति का है, टाइटन है, कैलिस्टो बृहस्पति का है, आयो बृहस्पति का है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का है जिसका नाम ही चंद्रमा है, यूरोपा भी बृहस्पति का एक उपग्रह है, टाइटन और टिटानिया। कुछ ये मुख्य मुख्य उपग्रह हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा और याद कीजिएगा। आगे देखें क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। विंडो नहीं है, पिंडो है। ठीक है, ऐसे ऐसे टूट के, जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, उससे एक छोटा इतना बड़ा एक ये पत्थर जैसा हो गया, वैसे ही एक पिंड होगा, इसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे बात करें, इन पिंडों की जो बहुलता है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में देखी जाती है। ठीक है, उसको एक बेल्ट का नाम भी दिया जाता है जो मंगल और बृहस्पति की ग्रह में है। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर में क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे। चलिए हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा जो क्षुद्र ग्रह हैं वो हमें किसकी कक्षाओं में देखने को मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। क्षुद्र ग्रह के एक के ही क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ग्रह के ही भाग होते हैं, जो बहुत वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ था उसके बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। आगे बात करें उल्का पिंड के बारे में, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के अपने नज़दीक आ जाते हैं। आपने अधिकतर सुना होगा न्यूज़ में भी कि एक उल्कापिंड आ रहा है जिससे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, ये वो इतनी सारी अफवाहें फैल जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ चीज़ें हैं, जो कक्षा है, सौरमंडल है, ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पृथ्वी के आसपास हैं, उससे ये अलग हो जाता है, ये रास्ता दूसरी तरफ मुड़ जाता है, तो ये पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। एक बार 1950 में बिहार में उल्कापिंड भी गिरा है, ऐसा नहीं है कभी नहीं गिरा, गिरा भी है, जिससे धरातल पर बहुत बड़ा गड्ढा भी हुआ है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो यह उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान ये घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप ये जब जलते हैं तो ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसको आप टूटता तारा भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई जो होता है वो पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर भी जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, 1950 में बिहार में गिरा था। आगे बात करें आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है जिसे आकाशगंगा कहा जाता है, और हमारा जो सौरमंडल है अर्थात सूर्य के चारों तरफ जो ये कक्षाएं हैं, जो ग्रह हैं, इस तरीके से जो चक्कर लगा रहे हैं, ये हमारी आकाशगंगा
इसी ये हमारा जो वो है सौरमंडल है वो इसी आकाशगंगा के अंतर्गत आता है, उसी का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ठीक है, कंपेयर किया गया था कि ऐसा लगता है जैसे एक प्रकाश की नदी बह रही है और पृथ्वी पर क्या है, गंगा है। तो ठीक है, ये आकाश की बहती गंगा, तो इसको क्या नाम दिया गया, आकाश गंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये तो हमारी सिर्फ इकलौती आकाशगंगा है जिसके अंदर पृथ्वी, सूर्य और इतने सारे ग्रह हैं। ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं जिनमें इसी तरह के ग्रह भी हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे मानव जाति है कि नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है ना वो अनंत है, जिसका पता कुछ भी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो लास्ट में अब हमारी क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। उपग्रह जो है आर्यभट्ट, जो उपग्रह था भारत का, उसका प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको राइट आंसर दूंगी, आप अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डेली क्विज़ भी मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। थैंक यू।